From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 22 नवंबर 1963 दिन के करीब 12:30 बजे अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का काफिला टेक्सास स्टेट के डैलस शहर से गुजर रहा था। वो अपनी बीवी जैकलीन बोवियर कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनेडी के साथ एक ओपन रूफ कार में सवार थी ताकि वो वहां के लोगों से ज्यादा रूबरू हो सके। उनके पीछे की गाड़ियों में वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन समेत कई मशहूर पॉलिटिकल हस्तियां और सिक्योरिटी का एक लंबा काफिला उनके साथ चल रहा था। सड़क के दोनों तरफ लाखों लोगों की भीड़ अपने सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट को देखने के लिए बेताब खड़े थे। डेलस वही शहर था जहां के लोग कैनेडी की पॉलिसी से नाराज थे। ऐसे में कैनेडी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ उनके वेलकम के लिए आ जाएगी। कैनेडी काफी खुश लग रहे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि अब से कुछ ही वक्त में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कैनेडी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जैसे ही उनकी गाड़ी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग के पास पहुंची, आसपास का इलाका 3 गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पहले गोली से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरी गोली अचानक प्रेसिडेंट की गर्दन को चीरती हुई आगे उसी कार में बैठे गवर्नर जॉन कैनेडी को लग जाती है। इसके बाद तीसरी गोली सीधा कैनेडी के सर में लग जाती है और वो खून में लथपथ अपनी बीवी की गोद में गिर जाते हैं। जहां अभी तक लोग खुशी से प्रेसिडेंट का वेलकम कर रहे थे, वही अचानक एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। प्रेसिडेंट कैनेडी को फौरन नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सिर्फ 30 मिनट के बाद अमेरिका के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इस हादसे में अमेरिका ने एक ऐसा प्रेसिडेंट खोया था जिसने सभी को इक्वल राइट्स दिए, जिसने साइंटिफिक रिसर्च में अमेरिका को आगे बढ़ाया और जिसने कभी इंसान को चांद तक पहुंचाने का ख्वाब देखा था। आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का कत्ल किसने किया? डेलस ना जाने की सलाह के बावजूद आखिर वो इस सफर पर क्यों गए? उनके काफिले को डेलस में जिस ट्रेड मार्ट तक जाना था, उसके लिए शॉर्ट रूट होने के बावजूद उनको शहर के बीचों बीच भीड़ वाले इलाके से क्यों ले जाया गया? कैनेडी के कत्ल में कौन कौन शामिल थे और इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन के बावजूद आज तक ये केस क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? आज से करीब 60 साल पहले 22 नवंबर 1963 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को उनकी मोटर कैड पे हमला करके मार दिया गया था। प्रेसिडेंट JFK की मौत जहां लाखों लोगों को सोग में धकेल गई, वहीं इस केस में होने वाली इन्वेस्टिगेशन लोगों के हजारों सवालों का जवाब देने में नाकाम रही। ऐसे माना जाता है कि यूएस की टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज ने असैसिनेशन के हवाले से बहुत कुछ छुपाया और हकीकत को पब्लिक नहीं किया, और ऐसा सोचे जाने की कई सारी वजह है, जिनमें पहला है वेन्यू की सिलेक्शन जहां प्रेसिडेंट को असल में जाना था। प्रेसिडेंट कैनेडी को टेक्सास के शहर डेलस में एक पॉलिटिकल स्पीच करनी थी, जिसके लिए 2 ऑप्शंस रखे गए थे। एक था ट्रेड मार्ट और दूसरा वेन्यू था वुमेन्स बिल्डिंग। व्हाइट हाउस की रिकमेंडेशन थी कि वुमेन्स बिल्डिंग का वेन्यू सिलेक्ट किया जाए, लेकिन टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनेडी चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रेड मार्ट पर जाए। इसकी वजह यह थी कि ट्रेड मार्ट एक बैंक्वेट हॉल था, जबकि वुमेन्स बिल्डिंग का इंटीरियर इस काबिल नहीं था कि वहां प्रेसिडेंट जा सके। फाइनली 14 नवंबर को यानी असैसिनेशन से 8 दिन पहले ट्रेड मार्ट का वेन्यू सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन ये न्यूज पब्लिक नहीं की गई थी। अब बारी थी ये डिसाइड करने की कि लवफील्ड एयरपोर्ट से जहां प्रेसिडेंट के प्लेन को लैंड करना था, वहां से ट्रेड मार्ट तक कैसे पहुंचा जाए। नॉर्मली प्रेसिडेंट के मोटर कैड को वहां से निकाला जाता है जहां ऑब्स्टिकल्स या टर्न्स कम हो, और ऐसा रूट था भी जो सिटी को बाईपास करके सिटी के बराबर से प्रेसिडेंट को ट्रेड मार्ट तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन उस रूट को सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि सिटी के अंदर से स्कूल बुक डिपॉजिटरी जहां से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था, उसके बराबर गुजरने का रूट चुना गया। अब आप सोच रहे होंगे कि रूट प्रेसिडेंट पर हमला करने के लिए खास चुना गया था, तो आप सरासर गलत हैं। ऐसा प्रेसिडेंट की खुद की फरमाइश पर किया गया था। दरअसल वो लोगों की भीड़ से गुजरना चाहते थे, क्योंकि वो टेक्सास के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए, जो कैनेडी की पॉलिसी से खुश नहीं थे। प्रेसिडेंट की असैसिनेशन में ट्रेड मार्ट की वेन्यू का चुना जाना बेहद ही जरूरी था, और जैसा कि आपने जाना कि ये सिलेक्शन टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनेडी ने की थी। उन पर शक इस वजह से नहीं किया जा सकता था क्योंकि जिस वक्त कैनेडी पर हमला किया गया, वो खुद उसी वक्त उसी गाड़ी में कैनेडी के सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे, और गवर्नर की बीवी भी उसी गाड़ी में मौजूद थी। उनको भी गोली लगी थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। और दूसरा ये कि गवर्नर पहले से ही इस रूट के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि सिटी के बाहर से ही ट्रेड मार्ट तक पहुंचा जाए, पर कोई तो था जो इन चीजों की कैलकुलेशन करके पहले से ही बैठा था। प्रेसिडेंट का मोटर कैड और उनकी वेन्यू उनकी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले पब्लिक किया गया था, यानी इससे पहले ये इंफॉर्मेशन किसी को भी मालूम नहीं थी।
लेकिन स्कूल डिपॉजिटरी में करीब 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही किसी के पास थी। ठीक 2 महीने पहले स्कूल बुक डिपॉजिटरी में अचानक स्टाफ की कमी हो जाती है। सितंबर 1963 में वास्ले फ्रेजर नामी एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरफ से कॉल आती है जिसमें उनको बुक डिपॉजिटरी में जॉब की ऑफर दी जाती है। फ्रेजर 30 मिनट की डिस्टेंस पर इरविंग नामी एक टाउन में रहता था। वो दूसरे दिन 13 सितंबर को बुक डिपॉजिटरी में पहुंच जाते हैं और वहां के सुपरिटेंडेंट रॉय ट्रूली उसको हायर कर लेते हैं। ठीक 1 महीने के बाद वास्ली फ्रेजर के नेबर ने भी बुक डिपॉजिटरी के सुपरिटेंडेंट को फोन पर अप्रोच किया और कोइंसिडेंस देखिए नेक्स्ट डे उसको भी सुपरिटेंडेंट हायर कर लेते हैं। फ्रेजर का पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि ली ओसवाल्ड ही था जिसको 39 डेज के बाद प्रेसिडेंट के मर्डर के केस में गिरफ्तार किया जाना था। ली ओसवाल्ड के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से वो रोजाना अप डाउन नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने डेलस में ही एक कमरा किराए पे ले लिया। ओसवाल्ड फ्रेजर के साथ वीकेंड्स पर अपने शहर इरविंग चला जाता था और मंडे मॉर्निंग ठीक सुबह टाइम पर ऑफिस पहुंच जाता था। ये रूटीन करीब 1 महीने तक चली। कैनेडी के मर्डर से सिर्फ 1 दिन पहले यानी 21 नवंबर को ये रूटीन टूट गई। 21 नवंबर को थर्सडे के दिन ही ली ओसवाल्ड फ्रेजर के साथ अपने घर इरविंग चला गया क्योंकि उसका कहना था कि वो इस वीकेंड डेलस में ही रहेगा। अगले दिन जब ओसवाल्ड फ्रेजर के साथ ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक लंबा पेपर बैग था। फ्रेजर ने जब पूछा कि क्या है तो ओसवाल्ड ने कहा कर्टन्स रॉड जो वो अपने घर में लगाने के लिए ले जा रहा है। मर्डर के ठीक 30 मिनट पहले ओसवाल्ड बुक डिपॉजिटरी के 6ठे फ्लोर पे अपने कुछ कलीग्स के साथ मौजूद था। उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और ये लंच टाइम था। सारे लंच करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं लेकिन ओसवाल्ड 6th फ्लोर पे ही अकेला मौजूद था। प्रेसिडेंट की रैली देखने के लिए बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी। डिपॉजिटरी के कुछ एम्प्लॉयज भी बिल्डिंग के 5th फ्लोर से ये मंजर देखने में बिजी थे। ठीक 12:15 पे प्रेसिडेंट की रैली वहां से गुजरती है जिसमें गाड़ी के राइट साइड में प्रेसिडेंट कैनेडी और लेफ्ट साइड में फर्स्ट लेडी बैठी होती है। आगे गवर्नर और उनकी बीवी मौजूद होती है। जैसे ही प्रेसिडेंशियल कार बिल्डिंग से लेफ्ट टर्न लेती है तो पूरा एरिया पहले गोली की आवाज से दहल जाता है। फॉर्चुनेटली एक रिपोर्टर उस वक्त ये सारा मंजर रिकॉर्ड कर रहा था। पहले गोली से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन फिर दूसरी और तीसरी गोली की आवाज भी सुनाई देती है जिसमें एक गोली कैनेडी के गर्दन को चीरते हुए आगे बैठे गवर्नर को लग जाती है। तीसरी गोली कैनेडी के सीधा सर पर लग जाती है और वो अपनी बीवी की गोद में गिर पड़ते हैं। गाड़ी का ड्राइवर बिना टाइम गवाए गाड़ी को लोकेशन से दूर भगाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रेसिडेंट की मौत शायद उसी वक्त हो गई थी। एक पुलिस ऑफिसर ने पहले फायर के फौरन बाद बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पे एक आदमी को गोली चलाते हुए देखा था। फौरन ही बिना टाइम जाया किए वो बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने सारी बिल्डिंग छान मारी लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कुछ मिनटों में ही पुलिस ने उस बिल्डिंग को सील कर दिया और अंदर मौजूद तमाम एम्प्लॉयज को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सब तो मौजूद थे लेकिन एक जो मिसिंग था और वो कोई और नहीं बल्कि ली ओसवाल्ड था। शायद ये हादसा अंजाम देने के बाद वो इस बिल्डिंग से फौरन निकल चुका था। वो पहले अपने रूम पर गया, कपड़े चेंज किए और अपना पिस्टल लेकर फौरन वहाँ से चला जाता। अब पुलिस उसको पूरे शहर में तलाश कर रही थी। एक पुलिस वाला उसको देख लेता है लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता ओसवाल्ड उस पर अपनी पिस्टल से 4 बार फायर करके उसको मार देता है। जल्द ही ओसवाल्ड एक नजदीकी सिनेमा हॉल में छुप जाता है लेकिन कुछ ही देर में पुलिस उसको वहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस हेडक्वार्टर ले जाती है। अगले 2 दिनों तक सभी एजेंसीज ने उसका इंटरोगेशन किया लेकिन इस इंटरोगेशन की रिकॉर्डिंग नहीं की गई। बंद कमरे में जो हुआ उसका किसी के पास कोई सबूत नहीं है। 24 नवंबर को उसे पुलिस हेडक्वार्टर से जेल ट्रांसफर किया जा रहा था। तब पूरी मीडिया और पुलिस के सामने एक शख्स ने उसको गोली मारी। जिस हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट को लेकर गए थे उसी हॉस्पिटल में ली ओसवाल्ड ने दम तोड़ दिया। अब तक जो आपने सुना ये ऑफिशियल न्यूज थी, इसमें कितनी हकीकत थी ये कोई नहीं जानता है। इस न्यूज के बाद आई विटनेसेस ने कहा कि ये वो शख्स ही नहीं था जिसको उन्होंने 6th फ्लोर से गोली चलाते हुए देखा था। गोली लगने से पहले ली ओसवाल्ड मीडिया से कहते रहे कि मैं बेकसूर हूँ। इस सारी कहानी को गौर से देखा जाए तो पुलिस के मुताबिक ली ओसवाल्ड ने परफेक्ट प्लानिंग से पहले तो बुक डिपॉजिटरी में जॉब हासिल की और अकेले ही सब एजेंसी से छुपकर ये सारी प्लानिंग की। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ली ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की थी तो फिर एंड में इतनी ज्यादा गलतियां कैसे की। असैसिनेशन के बाद पुलिस ने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की लेकिन हर रिपोर्ट इस मामले को मजीद उलझा रही थी। ओसवाल्ड के मरने के बाद ये भी माना जा रहा था कि ओसवाल्ड की मौत में उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने प्रेसिडेंट जॉन को मरवाया था क्योंकि ये काम बगैर इंसाइडर के नामुमकिन था। कई लोगों का मानना था कि यूएस एजेंसीज भी इस साजिश में शामिल है।
क्योंकि ली ओसवाल्ड असल में फॉर्मर यूएस मरीन था और उस पर पहले से ही एफबीआई ने नजर रखी हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंट से ये बात छुपाई जब वो रैली का रूट डिसाइड कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सबूतों को मिटा दिया गया था, जैसे बुलेट्स की शेल्स को बदलना, फिर वापस रख के फोटोज अपलोड करना, जहां से गोली चलाई गई थी उसकी वीडियोस को गायब करना। पर शूटर का एक प्रूफ रिकॉर्ड जरूर किया गया था, जिससे ये मिस्ट्री कभी मिस्ट्री न रहती। शूटिंग के दौरान तमाम फोटोज में स्कार्फ पहने इस लड़की को देखा गया था, जिसके हाथ में कैमरा था और वो तमाम इंसिडेंट को कैप्चर कर रही थी। इस लेडी का नाम बबुश्का लेडी इसके स्कार्फ की वजह से रखा गया था। इस स्कार्फ को बबुश्का कहा जाता है। कई लोगों का मानना था कि बबुश्का लेडी भी इस पूरे प्लान का हिस्सा थी, जिसका काम इस पूरे हादसे को कैप्चर करने का होता है। लेकिन बबुश्का लेडी का आज तक कोई अता पता नहीं मिल पाया है। हालांकि इसके अलावा भी कैनेडी की मौत से जुड़े कई थ्योरीज मौजूद हैं। हालांकि इन सब को कॉन्स्पिरेसी एक्यूजेशन ही माना जाता है और इन सब इल्जामों को ऑफिशियली प्रूवन नहीं माना गया है। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इन सब में अमेरिकन एजेंसीज भी शामिल थी या नहीं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।